सब माँओं की तरह मेरी माँ को भी विकी भैया की शादी का बड़ा अरमान था। वो इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। माँ का विचार था कि यही समय है घर में बहू लाने का, कि वो भाई से शादी की चर्चा कर दे, और जब वो बात करती तो विकी भैया टाल मटोल से काम लेने लगते। दरअसल वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे और अभी तक उनकी नज़रों के सामने ऐसी लड़की नहीं आई थी जो उन्हें पसंद आ जाती। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार मिलने आए। आने वाले मेहमानों में शर्मा जी की पत्नी के साथ उनकी बेटी मेघना भी थी। भगवान की करनी की ये लड़की पहली नज़र में मेरे भाई को भा गई। संयोग से वो माँ और हम बहनों को भी पसंद आई। माँ ने उसकी माँ से बातों बातों में जिक्र किया कि वो अपने बेटे के लिए किसी अच्छी और शरीफ परिवार का रिश्ता ढूंढ रही हैं। मिसेस शर्मा ये सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है। इतना अच्छा और होनहार लड़का चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलेगा। इसके लिए लड़कियों की क्या कमी है। फिर माँ कहने लगी, किसी से क्यों, तुम्ही से क्यों ना कहूँ, तुम्हारी मेघना भी तो कितनी प्यारी है। लाखों में एक है। जब भगवान जोड़ी बनाना चाहे तो ऐसे ही मिनटों में बन जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और तुरंत रिश्ता तय हो गया। ये कोई गैर नहीं थे, देखे भाले लोग थे। मेघना की माँ मेरी माँ की सहेली थी और इनका परिवार गांव में हमारे परिवार के पास रहता था। माँ इसलिए भी खुश थी कि लड़की को विकी भैया ने खुद पसंद किया था। तभी मंगनी की तारीख रख ली गई। मेघना बहुत खूबसूरत थी, मनमोहनी और मासूम सी सूरत वाली। उसका स्वभाव बहुत अच्छा और दिल को लुभाने वाला था। विकी भाई को तो एक नज़र में पसंद आ गई। उन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि शादी इसी से करेंगे और माँ को भी बता दिया। वो लोग सच में भाग्यशाली होते हैं जिनकी दिली इच्छा पल भर में पूरी हो जाए। इस प्रकार तो विकी भाई भी भाग्यशाली थे, मगर ये उनकी नादानी थी कि आगे चलकर सच्चे मोतियों भरे थाल को ठोकर मार दी। मंगनी की रस्म के लिए बात हो रही थी, मगर भाई ने मंगनी में समय व्यर्थ करने को ठीक ना समझा और माँ से बोले, माँ क्या पता मुझे दुबई कब जाना पड़ जाए, कंपनी वालों का ऐसा ही इरादा है। इसलिए आप समय बर्बाद ना करें और जल्द मेरी शादी करके अपने अरमान पूरे कर लें। तभी माँ ने मंगनी की बजाय शादी की तारीख मांग ली। वो लोग भी शायद मंगनी के खर्चे से बचना चाहते थे। यूं ही एक महीने बाद मेघना मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। वो सच में अच्छी लड़की थी। मेरा भाई मेघना से शादी करके बहुत खुश था। मेघना ने उन्हें ऐसी इज्जत और इतना प्यार दिया कि शायद ही किसी को ऐसा प्यार नसीब हुआ हो। शादी के 8 दिन बाद दोनों हनीमून मनाने चले गए। इस तरह घूम फिरकर 15 दिन बाद घर पहुंचे। उसी शाम भाई मेघना को लेकर उसके मायके वालों से मिलाने गए। तभी उनकी साली ने बताया कि विकी भाई, हमारी माँ ने मैरिज ब्यूरो खोला है। वो किसी के घर इसी काम से अपनी मिलने वाली लड़की को दिखाने गई हुई हैं। ये सुनकर भाई सोच में पड़ गए कि भगवान ने हमारी सास को क्या नहीं दिया, फिर उन्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर ये सामाजिक सेवा करनी ही थी तो खामोशी से बिना पैसे लिए भी की जा सकती थी। मैरिज ब्यूरो खोलने की क्या जरूरत थी। इस बात पर भाई को गुस्सा आ गया और वो भावुक हो गए। अभी वो इसी धुड़बुड़ में बैठे हुए थे कि सास घर आ गई। बेटी और दामाद को घर में देखकर खुश हो गई, मगर विकी भाई का मूड ऑफ हो चुका था। सास ने पूछा, क्या बात है विकी, क्यों इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। उनका यह कहना था कि भाई ने सास और साली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बोले, आप इज्जतदार होकर दूसरों के दरवाजे पर भटकती हैं। क्या घर में इज्जत से बैठना आपके लिए मुश्किल है। सब कुछ तो है भगवान का दिया आपके पास। कुछ रुपयों के लिए दूसरों के घर फिरना क्या आपको अच्छा लगता है। इसमें कौन सी शान बढ़ती है कि अब आपने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। ऐसे ही जो उनके मुंह में आया कह दिया। हालांकि उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि वो इस तरह अपनी सास के पर्सनल कामों में टांग अड़ाएं। उन्हें तो अपनी पत्नी से मतलब होना चाहिए था। दामाद की तरफ से ये सब बातें सुनकर आंटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी माँ को घर बुलाकर खूब सुनाई। कहने लगे, वीकू को हमारे पारिवारिक मामले में अपनी राय, अपनी पसंद को थोपने से पहले सोचना चाहिए था। पहला तो ये कि उसे हस्तक्षेप ही नहीं करनी चाहिए थी। इस पर माँ ने जवाब दिया, विकी आपका बेटा है और बेटे को अधिकार होता है कि वो घरेलू मामलात में अपनी राय और पसंद और नापसंद को व्यक्त करे। वो तो ये कहकर वापस आ गई, मगर घर आकर भाई को बहुत डांटा कि तुम कौन होते हो उन लोगों पर एतराज करने वाले। शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और तुम तय करोगे अपने ससुराल की बातें। खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत ना करना। विकी ने माँ से माफी की और वादा किया कि आगे से ऐसा ना होगा। बात आई गई हो गई, लेकिन दिलों में शायद मैल आ गया था। फिर वो दिन भी आ गया जब विकी भाई को अपनी एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो समय मुझे आज भी याद है जब वो अपनी प्यारी पत्नी से जुदा हो रहे थे। ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था और मेघना उनके जाने के ख्याल से हिचकियां ले रही थी। नई शादी थी और जिंदगी के इन खूबसूरत दिनों को मजबूरी की भेंट चढ़ना पड़ गया। विकी भाई के फोन आते तो वो मेघना से कहते कि हाँ ना, दिन को चैन है न रात को करार। हर समय तुम्हारा ख्याल आ रहता है, तुम्हारी याद मुझ पर छाई रहती है। दिल करता है कि अभी उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। फैमिली वीजे की व्यवस्था करनी भी मुश्किल है, वरना तुमको अपने पास बुला लेता। उनको गए मुश्किल से 3 महीने हुए थे कि एक दिन मेघना ने अपने मायके से भाई को फोन किया। वो उस समय ऑफिस में नहीं थे, बल्कि फील्ड पर गए हुए थे। उनका बॉस ऑफिस में बैठा था।
उसने फ़ोन रिसीव किया। जब भाई दफ्तर लौटे तो उनको बताया कि इंडिया से तुम्हारी पत्नी का फ़ोन आया था। ये सुनकर विकी को बहुत दुख हुआ कि मैं ऑफिस से बाहर क्यों गया। उन्होंने बॉस से झूठ बोला कि पत्नी का फ़ोन दोबारा आया है, कुछ इमरजेंसी है, मैं 1 हफ्ते के लिए घर जाना चाहता हूँ। वो अफसर दिल का अच्छा था, उसने टिकट और छुट्टी का काम हल कर दिया। इस तरह दूसरे ही दिन विकी भाई घर पहुंच गए। हम सब उनके अचानक आने से हैरान थे, हमें लगा शायद वो नौकरी छोड़कर आ गए हैं, मगर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ, आप लोग परेशान न हो। अचानक भाई के आ जाने से मेघना भाभी बहुत खुश हुई। उनको भाई का चेहरा देखकर सुकून आ गया। 1 हफ्ता पल भर में गुजर गया। भाई का दिल नहीं चाहता था कि पत्नी से दूर होकर दोबारा परदेश जाएं, मगर जाना जरूरी था, नौकरी की बात थी। जाते समय उन्होंने अपने ससुर से कह दिया कि मैं 2 साल बाद ये नौकरी छोड़ दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, ये तो पूरा करना ही है। बोले कि इंडिया में ही काम कर लूंगा, सैलरी शायद कम मिलेगी, लेकिन पत्नी साथ होगी और हम अपनी मर्जी से जीवन बसर करेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने साथ काम करने वाले एक आदमी से भी किया। संयोग से वो उनके ससुर का जाने वाला निकला। जब उन्होंने उस शख्स को अपने ससुर का नाम और पता बताया तो पता चला कि वो शर्मा जी के बारे में काफी हद तक जानता है। उस आदमी ने भाभी मेघना के बारे में विकी भाई को कुछ ऐसी बातें कही जो सुनकर भाई के दिल में संदेह पैदा हो गया और उन्हें सोचा कि नौकरी जाती है तो जाए, मगर मैं इस बारे में सोच सोचकर खुद को परेशान नहीं करूंगा। इस तरह वह दिन रात डिप्रेशन में रहने लगे और काम भी ठीक से न कर सके। उन्होंने टिकट करवाया और इंडिया वापस आ गए। उनको बहुत बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। बचाए उस आदमी की फजूल बातों पर विश्वास करने के उसे सख्ती से धुतकार देना चाहिए था, मगर उस समय वो कानों के कच्चे साबित हुए। अच्छी भली नौकरी को दांव पर लगा दिया और पत्नी के गुजरे समय की पड़ताल करने उसके घर पहुंच गए। ये भी ना सोचा कि पत्नी की जिंदगी के गुजरे दिनों को बुरा भला कहने से क्या होगा। अब शादी हो चुकी है। मेघना भाभी अब हमारे साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रह रही थी। भाई के परदेश जाने के बावजूद कितने धैर्य और संयम से उनके बगैर ससुराल में रहती थीं। कभी मायके जाकर रहने का नहीं कहा। वो चाहती तो अपने माँ बाप के पास जाकर रह सकती थी, जबकि वो लोग हमसे ज्यादा अमीर थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे माता पिता की सेवा के लिए हमारे साथ रहना पसंद किया। वो पति का मान रखे हुए थी, उनकी आज्ञा के बगैर कहीं आती जाती नहीं थी। किसी ब्याहता औरत की इससे ज्यादा अच्छाई और क्या होगी। विकी भाई ने आते ही पत्नी की मोहब्बत और उसकी अच्छाइयों को अनदेखा करते हुए बीते समय के बारे में सवाल करना शुरू कर दिए और उनको इतना परेशान किया कि वो दाढ़े मार मार कर रोने लगी और तंग आकर कह दिया कि हाँ, पहले मैं किसी और से शादी करना चाहती थी। इस बात को समझते हुए भाई ने कहा कि अच्छा तो ये बात है, अब तुम मुझसे माफी मांगो और सच्चे दिल से कहो कि अब बीते समय की किसी याद को दिमाग में नहीं लाओगी। जब तक तुम अपने बीते समय के बारे में सारी बात नहीं बताओगी, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। और वो कह रही थी, क्या बताऊं, क्या सुनना चाहते हो। समय था, बीत गया, और गुजरा समय तो भुलाने के लिए होता है। मैंने भी भुला दिया, आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो शादी से पहले किसी घर की तरफ नहीं देखती। आप विश्वास करें या न करें, भाई ने मगर विश्वास ना किया। ये उनकी मूर्खता थी। उन्होंने अपनी पत्नी को खूब रुलाया, मारा भी। तब माँ ने बेटे को लताड़ा तो उन्होंने पत्नी को माफ किया, लेकिन इसके बाद ये बात बार बार दोहराना उनका रूटीन बन गया। वो मेघना को ताने देते और वो रो रोकर बुरा हाल कर लेती। जब वो रोती तो उसे मनाने लगते। इस तरह ये चक्कर चलता रहा, मगर भाई ने एक दिन भी पत्नी को दिल से माफ नहीं किया। हालांकि उनके दिल में भाभी के लिए प्यार भी बहुत था, पर न जाने फिर इनको क्या हो जाता था कि वो ऐसी बातें रोज ही किया करते थे। उन्होंने इसी पर बहस बस नहीं किया, बल्कि एक अच्छी नौकरी छोड़कर घर बैठ गए और दूसरी ओर हर समय दिल दुखाने की बातें करके मेघना को तंग करते रहते। ये भी कहते कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, उसके बाद ही मैं तुमको माफ करूंगा। जब तक तुम मेरे लिए कुर्बानी नहीं दोगी, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे रहा हूँ, ये जानते हुए कि तुम्हें पहले कोई और पसंद था। तुम्हारे तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ। मुझे लगता था कि भाई ये बातें मेघना को दबाकर रखने और इस पर रोब जमाने के लिए करते थे। सच्चाई से इन बातों का कोई संबंध नहीं था और ना ही वो दूसरी शादी करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि ये कोई मजाक नहीं, ये घिनौनी हरकत है और इसका अंजाम बुरा होगा, तो कभी वो इस तरह की बातें ना करते। वो तो अपनी तरफ से स्मार्ट बन रहे थे, मगर मेघना के दिल में नफरत जड़ पकड़ती जा रही थी। अब वो कहने लगी थी कि विकी का दिमाग खराब हो गया और कभी ठीक नहीं हो सकते। इंसान कितना भी किसी से प्यार करता हो, कितना भी धीरज वाला हो, मगर धीरज भी एक समय के बाद समाप्त हो ही जाता है। एक दिन उसने सारी बातें जाकर अपने माता पिता को बता दी। उन्होंने बेटी को घर बिठा लिया। उन दिनों मेघना उम्मीद से थी तो माँ बाप ने विकी से बेटी को तलाक का कह दिया। तलाक का सुनकर भाई सकते में रह गए। वो तलाक का सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि सच तो ये था कि वो किसी कीमत पर मेघना को खुद से दूर नहीं कर सकते थे, खास तौर पर जब वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये झगड़े फसाद जो उन्होंने किए थे
वो सब उनकी बेवकूफ़ी थी। उन्होंने सोचा न था कि हालात ऐसे गंभीर मोड़ पर पहुंच जाएंगे। वो पत्नी पर रौब जमाने के चक्कर में खुद अपने बनाए जाल में फंस गए। अब ससुराल वालों की जिद हो गई कि मेरी बेटी को तलाक दो। तब भाई को होश आया, जाकर उनकी मिन्नत की, पांव पकड़े और अपनी सफाई सामने रखी कि किसी घटिया इंसान ने उनके दिल में संदेह भर दिया और वो बहक गए। अब कभी वो ऐसी बातें नहीं दोहराएंगे जिनसे मेघना को दुख पहुंचे। उन्होंने कस्में खाई मगर आंटी ने एक ना सुनी। बोली, इससे पहले कि तुम हमारी बेटी पर कुछ और तरह की लांछन लगाकर इसे छोड़ दो, तुम माजी तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। बहुत हंगामा हुआ। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि बात संभल जाए और सुलह हो जाए, मगर उन लोगों ने पहले ही तलाक के पेपर्स बनवा रखे थे जिस पर मेघना ने साइन कर दिए थे और विकी भाई ने उन पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब देखा कि मामला बहुत गर्म है तो भाई ने सास का गुस्सा ठंडा करने के लिए साइन कर दिए। उनका विचार था कि जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मना लेंगे, क्योंकि वो समझते थे कि महज साइन करने से तलाक नहीं होगी, क्योंकि उनकी नीयत तलाक देने की थी ही नहीं। उनके लिए तो मेघना के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत कठिन था। उसकी खातिर परदेश की इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी थी। इन पति पत्नी में जबरदस्ती दी दूरी हो गई। इसके बाद विकी भाई की नींदें उचाट हो गईं। वह अंगारों पर जागते और कांटों पर सोते थे। उनको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली। वह ऐसे अभागे पिता बने जिसने अपनी बच्ची को कभी न देखा। ऐसे दुखियारे पति थे जिन्होंने इतनी अच्छी और प्यारी पत्नी सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण से गवा दी। अपनी स्वर्ग जैसी जिंदगी को खुद ही आग लगा दी। दोस्तों, शक करना हजारों बुराइयों को जन्म देता है। जिसका संबंध दिल के सुकून से जुड़ा हुआ है, गलत विचार जीने की उम्र में घटाने का कारण बनते हैं। शक सिर्फ दिमागी सोच की पैदावार है, इसलिए शक करना और इसे दिल में पालना हर तरह से गलत है। लोगों के बारे में हमें उनके कर्मों की बुनियाद पर राय कायम करनी चाहिए। उनके बारे में सुनी सुनाई बातों पर और अच्छे विचारों पर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। गलत फहमी से निपटने के लिए हमेशा हर हाल में मजबूत सोच और धीरज से काम लेना सीखें। गलत फहमी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आमने सामने बात करना है। गलत फहमी एक सज्जन को पाप का भागीदार बना सकती, इसलिए अपने जीवन में सोच समझकर फैसला करें और गलत फहमी से दूर रहें। इंसान की जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब बरसों के संबंध मामूली गलत फहमी के कारण खत्म हो जाते हैं। संदेह करने से संबंधों में कड़वाहट पड़ती और बढ़ती ही जाती है। कभी कभी कोई ईर्ष्या से हमारे दिल और दिमाग में संदेह का बीज बो देता है और वो दूर से तमाशा देखता है। अगर हमारे संबंधों में सच्चे और सही हैं तो हमें गलतफहमी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अपनों से कोई गलतफहमी हो या उनकी कोई बात बुरी लगी हो तो उसे दूर करने की पहल करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें लग रहा है कि किसी गलतफहमी के कारण से सामने वाले के व्यवहार में हमारे लिए बदलाव आ रहा है तो उसका कारण मालूम करके खुद आगे बढ़कर गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूं या इससे ज्यादा मेरी इज्जत है या बहुत पैसे वाला हूं। हो सके तो अपनी तरफ से पहल करें। शक और संदेह से आदमी खुद को परेशान और बेचैन रहता है, साथ ही दूसरों का जीना भी मुश्किल कर देते हैं। ऐसे इंसान को कभी किसी पर भी विश्वास नहीं आता। इन्हें हर अच्छी चीज में कमी और सही बात में बुराई नजर आती है। इनका नजरिया भी औरों से अलग होता है। शक में डूबा इंसान सुनता कुछ है, समझता कुछ है, जिससे आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। गलत फहमी से बचने का सबसे आसान काम है कि ज्यादा बात करने से बचा जाए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले जिसके बारे में बात की गई उसके आमने सामने बात कर ली जाए। सुनी सुनाई बातों में शक पैदा होने का ज्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।